Hey guys, welcome to Biology Binge. This video lesson is based on glycolysis, the EMP pathway. But before that, do subscribe to our channel Biology Binge for getting notified whenever a video lesson is uploaded. And if you really like the video, drop a comment in the comment section and don't forget to like and share the video. Okay, now let's begin. पहले तो जो ग्लाइकोलिसिस है उसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. ईएमपी आफ्टर द नेम ऑफ द वन हु गेव देयर इट्स डिटेल्स एंड दे वर एम्बडन, Meyerhof and Paranas, EMP. So it is the EMP pathway after the name of the ones who gave its details, Embden, Meyerhof and Paranas. अब ग्लाइकोलिसिस है क्या? ग्लाइकोलिसिस इज एन enzymatically controlled catabolic pathway by which one molecule of glucose breaks into two molecules of pyruvic acid. पहले तो ये enzymatically controlled है, that means each step is requiring an enzymatic activity. So ये enzymatically controlled है. Catabolic pathway means ऐसा pathway जिसमें किसी चीज़ का breakdown हो रहा है. जहाँ भी word catabolic यूज़ होता है दैट मीन्स कि वहाँ किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है. अब यहाँ किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? दैट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इनटू 2 molecules of pyruvic acid and pyruvic acid is a 3 carbon molecule. तो एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है into 2 pyruvic acid molecules. So ग्लाइकोलिसिस में ऐसी रिएक्शंस होंगी जिससे ग्लूकोज को स्प्लिट किया जाएगा into 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid. जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. इसीलिए जब ग्लूकोज का स्प्लिटिंग किया जाएगा तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे. तो इसका जो मेन रोल है ग्लाइकोलिसिस का वो ये है कि इसमें ग्लूकोज से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी स्प्लिटिंग की जाती है इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स विच आर द पायरुवेट्स. दिस कैन बी सीन हेयर. जो ये है दिस इज़ अ 6 कार्बन ग्लूकोज और जब ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी तो इसका ब्रेकडाउन 2 पायरुवेट्स में हो जाएगा. इट इज़ अ 6 कार्बन बिकॉज इट इज़ हैविंग 6 कार्बन इन इट. 1 2 3 4 5 and this one is the 6. So it is a 6 carbon and pyruvate is a 3 carbon because it is having 3 carbons in it. इस तरह से ये 2 pyruvate बनेंगे. तो we at the end हमारे पास क्या रह जाएंगे? 2 pyruvate molecules रह जाएंगे. देन इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. होती कहाँ है ग्लाइकोलिसिस? इन द साइटोप्लाज्म आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगी. जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. और जो लास्ट स्टेज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. दैट मीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो भी सबस्ट्रेट्स चाहिए वो उनको एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ग्लाइकोलिसिस से. तो ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की. एंड ग्लाइकोलिसिस जो है उसे खुद को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होगा, ये एरोबिक प्लस एनारोबिक दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस होता है. इट्स जस्ट दैट कि एंड प्रोडक्ट वेरी करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. जो ग्लाइकोलिसिस है वो खुद सप्रेस हो जाता है जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो ग्लाइकोलिसिस का जो रेट है वो कम हो जाता है. एंड दिस इफेक्ट दैट इज सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड द पास्चर इफेक्ट. अब इस वीडियो में हमने जो मैकेनिज़्म है ग्लाइकोलिसिस का उसकी डिटेल्स को देखना है कि मैकेनिज़्म में कितने स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप में क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है और कौन सा एंजाइम जो है वो उसकी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जो इसका मैकेनिज़्म है ग्लाइकोलिसिस का, इसमें इन टोटल 9 स्टेप्स हैं और इसके मैकेनिज़्म को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है या 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. जो पहला फेज़ होगा दैट विल बी द प्रेपरेटिव फेज और जो सेकेंड फेज होगा दैट विल बी द पे ऑफ फेज. जो प्रेपरेटिव फेज है इस फेज में एटीपी को यूज़ किया जाएगा और जो पे ऑफ फेज होगा यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन की जाएगी. तो ये जो प्रेपरेटिव फेज है यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये इसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होगा और पे ऑफ फेज का जो एंडिंग सबस्ट्रेट है दैट विल बी द पायरुवेट.
क्योंकि प्रेपरेटिव फेस में एटीपी को यूटिलाइज किया जा रहा है तो हम इसे एनर्जी रिक्वायरिंग फेस भी कह देते हैं, क्योंकि एनर्जी करेंसी है एटीपी। तो इस क्योंकि एटीपी को यूज़ किया जा रहा है तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायरिंग फेस। और जो पे ऑफ फेस है इसे हम एनर्जी रिलीजिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है एंड एनर्जी करेंसी इज़ एटीपी। सो हम कह देते हैं इसे कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग फेस है। अब हम इन दोनों फेजेस की डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट फेज वाज द प्रेपरेटिव फेज, दैट इज एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। तो इस फेज में जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है। यहाँ पर उसकी रीअरेंजमेंट्स होंगी और अल्टीमेटली रीअरेंजमेंट जो जिसकी होगी दैट विल बी फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। और ये अनस्टेबल होने के कारण इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज से एक बाईफॉस्फेट मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट मीन्स 2 फॉस्फेट्स ऐड हुए हैं। ये दोनों फॉस्फेट्स कहाँ से ऐड हुए हैं? एटीपी से ऐड हुए हैं। दैट मीन्स इस फेज में एटीपी को यूज़ किया गया है। एंड क्योंकि यहाँ पर एटीपी को यूज़ किया गया है, एज अर्लियर एक्सप्लेन्ड, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। इस फेज में 4 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट विल बी द फॉस्फोराइलेशन, देन आइसोमराइजेशन, देन अगेन फॉस्फोराइलेशन एंड देन क्लीवेज। जहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होती है वहाँ पर एटीपी का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर फॉस्फेट्स ऐड किए जाएंगे। अब हम प्रेपरेटिव फेस की जो रिएक्शंस हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप विच वाज द फॉस्फोराइलेशन, ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दिस वन। जो ग्लूकोज है इसमें सबसे पहले एटीपी जो है वो ऐड किया जाएगा। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टेज में क्योंकि पहला एटीपी जो यूज़ किया गया है उससे फॉस्फेट को ऐड करना है, तो दिस वन विल बी द फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन। इसे हम फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन भी कहेंगे। यहाँ पर जो फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो 6th पोजीशन पर ऐड किया गया है, सो ये ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस विल बी द फर्स्ट रिएक्शन। जो एंजाइम यूज़ होगा दिस इज़ द हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है in the phosphorylation step. Then comes the second step. अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसे आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया है, जो कि इसी का एक आइसोमर है। जो फॉस्फेट है वो 6th कार्बन के साथ आकर अटैच हुआ था, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फ्रक्टोज में भी ये 6th पोजीशन पर ही अटैच्ड है, तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। जस्ट व्हाट हैज़ यहाँ पर हुआ क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज़ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों, ये जो ग्लूकोज है ये पायरानोज रिंग है और जो फ्रक्टोज है ये फ्यूरानोज रिंग है। दोनों हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही, लेकिन ये पायरानोज स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। तो ये जो आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है यहाँ पर कौन सा एंजाइम एड करता है? दैट इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, दैट इज अगेन फॉस्फोराइलेशन। तो क्योंकि यहाँ पर फिर से एटीपी को यूज़ किया गया है, फिर से एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा और एक जो फॉस्फेट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऑन 1 नंबर कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब 2 फॉस्फेट्स अटैच्ड हैं एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के साथ। वन इज एट दिस फर्स्ट नंबर कार्बन एंड वन इज एट द 6th नंबर कार्बन। जो यहाँ पर एंजाइम यूज़ किया गया है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। जहाँ पर भी एटीपी को यूज़ किया जाएगा या जिस स्टेप में भी एटीपी इन्वॉल्व होगी वहाँ पर जो एंजाइम है वो काइनेज एंजाइम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि वो यूज़ किस पे किया जा रहा है। अगर वो ग्लूकोज पर यूज़ हो रहा था, इट वॉज अ 6 कार्बन, तो उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। अब यहाँ पर थर्ड इस स्टेप में फिर से यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है काइनेज, लेकिन वो यूज़ किस पे किया जा रहा है? ऑन दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसका नेम चेंज हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। दिस विल बी द
थर्ड स्टेप दैट इज अगेन फॉस्फोराइलेशन। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसे हम क्लीवेज भी कह देते हैं, क्योंकि जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो इससे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वन विल बी द ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द अनदर वन विल बी द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगी। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हेयर इज एल्डोलेज। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है एल्डोलेज। तो ये जो स्टेप होगा दिस विल बी द क्लीवेज स्टेप, जहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की क्लीवेज हो चुकी है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने हैं ये दोनों भी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी आइसोमरेज। तो ये दोनों हैं एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं। जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसका आगे कोई काम नहीं है, तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम हेयर इन्वॉल्व्ड इज एज टोल्ड अर्लियर इट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। Triose because now it is a 3 carbon molecule, and phosphate because a phosphate group is attached with it, and isomerase because it is converting one type of isomer into second one. लेट्स समराइज द प्रेपरेटिव फेस। जो प्रेपरेटरी फेस है उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है। उसकी यहाँ पर 6th पोजीशन पर अभी OH ग्रुप लगा है। जो पहली रिएक्शन होगी वो एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। काइनेज यहाँ पर है, दैट मीन्स यहाँ पर ATP इन्वॉल्व है। इस स्टेप में जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर 6th पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। देन सेकेंड स्टेप में जो ग्लूकोज है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है और जो इसका आइसोमर है दैट इज फ्रक्टोज। यहाँ पर भी जो 6th पोजीशन है उसके साथ फॉस्फेट वैसे ही अटैच्ड रहेगी। जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। आइसोमरेज क्योंकि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। सो ये हो गया सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन का। जो ग्लूकोज है वो पायरानोज रिंग होती है और जो फ्रक्टोज है वो फ्यूरानोज रिंग होती है। दोनों है 6 कार्बन रिंग्स ही, बट द टाइप ऑफ रिंग इज डिफरेंट। देन कम्स द थर्ड स्टेप दैट इज अगेन फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन है दैट मीन्स अगेन यहाँ पर ATP जो है वो इन्वॉल्व हो। अगेन यहाँ पर जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट हुआ और एक फॉस्फेट ऐड हो गया इस फ्रक्टोस रिंग में 6th पोजीशन कार्बन पर। तो ये अब यहाँ पर क्या बन गया है दैट इट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और 6th पोजीशन पर यहाँ फॉस्फेट अटैच्ड है और ये बाइफॉस्फेट बन गया। नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज द क्लीवेज। क्लीवेज में ये जो 6 कार्बन रिंग है ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। वन विल बी द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सेकेंड वन विल बी द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो ये इंटरकन्वर्टेबल हैं। क्योंकि DHAP का आगे कोई यूज़ नहीं है और वो तो अनस्टेबल भी है, तो वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इट विल बी अगेन एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉर 3 कार्बन, फॉस्फेट क्योंकि यहाँ पर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और आइसोमरेज बिकॉज इट इज़ एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। सो दिस वॉज द प्रेपरेटिव फेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर अब हमारे पास जो पे ऑफ फेस स्टार्ट होगा उसका जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्योंकि अब यहाँ पर जो DHAP है वो भी इसी में कन्वर्ट हो चुका है, तो जो यहाँ से आगे रिएक्शंस चलेंगी उन सब में हम साथ में यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो यहाँ से रिएक्शंस आगे चलनी है वहाँ पर 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि DHAP भी इसी में कन्वर्ट हो चुका है। प्लस इस फेज में 2 ATP जो है वो यूटिलाइज हुए हैं।
देन द सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट इज़ द पे ऑफ फेज, इसे हम एनर्जी रिलीजिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। प्रेपरेटिव में वो यूज़ हुए थे, यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन होगी। इस प्रोसेस में एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH भी बनते हैं। ये NADH जो है ये इसके बाद दोबारा यूज़ हो जाते हैं इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये वहाँ जाकर भी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। तो ये जो सेकेंड हाफ है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो 3 कार्बन शुगर्स है दैट इज़ द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब उसमें आगे एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी और अल्टीमेटली हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, दैट इज़ पाइरुवेट। अब पे ऑफ फेस में कौन कौन सी स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन, सेकंड इज डीफॉस्फोराइलेशन, थर्ड इज रीअरेंजमेंट, देन डिहाइड्रेशन एंड देन डीफॉस्फोराइलेशन। एज आई टोल्ड अर्लियर, क्योंकि DHAP जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो अगर कोई चीज़ इसमें ऐड होगी तो वो भी 2 होंगी, और अगर कोई चीज़ इसमें से रिमूव होगी तो वो भी 2 होंगी। अब जो फर्स्ट स्टेप है पे ऑफ फेस का, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन मींस इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को उतारने के लिए यहाँ पर कोएंजाइम NAD ऐड किया जाएगा। NAD पॉजिटिव जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर और बाहर निकल जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाएंगे। ये यहाँ पर 2 बनेंगे। रीज़न आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्यों 2 बनेंगे। ये दोनों जो हैं आगे फर्दर यूटिलाइज हो जाते हैं इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वहाँ पर ATP प्रोडक्शन में यूज़ होंगे। प्लस जो दूसरी चीज़ है वो है फॉस्फोराइलेशन। तो जो फॉस्फोराइलेशन है यहाँ पर 2 जो फॉस्फेट्स ग्रुप हैं वो ऐड किए जाएंगे, दैट इज़ 1 इन ईच ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दोनों में एक एक फॉस्फेट ऐड होगा। ये फॉस्फेट जो है इट कम्स फ्रॉम H3PO4, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर हमारे पास बना क्या इस रिएक्शन में, वी हैव नाउ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। क्योंकि यहाँ पर एक जो था फॉस्फेट ग्रुप वो पहले ही अटैच्ड था, यहाँ पर एक और जो फॉस्फेट है वो अटैच हो गया, जो अभी अभी हमने इस रिएक्शन में किया है। क्योंकि इसमें अब 2 फॉस्फेट्स हैं तो इट बिकम्स 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। And the enzyme involved here is glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। डिहाइड्रोजनेज बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। देन कम्स द सेकेंड स्टेप ऑफ पे ऑफ फेस। जो सेकेंड स्टेप है ये फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है, डीफॉस्फोराइलेशन का स्टेप है। डीफॉस्फोराइलेशन मीन्स नाउ देयर विल बी रिमूवल ऑफ 1 फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो रिमूवल होगा यहाँ पर ATP प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर 2 ADP दैट इज डाईफॉस्फेट अडीनोसिन डाईफॉस्फेट हम इसमें डालेंगे और बाहर क्या निकलता है, 2 ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक तो यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन हो रही है, सो दिस इज द फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन। यहाँ पर ATP जो है वो बन रही है। जहाँ भी ATP इन्वॉल्व होगी वहाँ पर जो एंजाइम होगा दैट विल बी काइनेज। सो यहाँ पर क्योंकि जो सबस्ट्रेट था इट वाज अ फॉस्फोग्लिसरेट, तो काइनेज जो एक्टिविटी हुई है वो किस पे हुई है, फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए इसका नाम बन गया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देन द थर्ड स्टेप इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में जो फॉस्फेट है उसी की रीअरेंजमेंट होगी। जो इस स्टेप में फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पर है वो अब इस स्टेप में क्या होगा, जब रीअरेंजमेंट होगी वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर अटैच हो गया और ये बन क्या गया, इट इज़ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पर जो एंजाइम है बिकॉज यहाँ पर इसकी रीअरेंजमेंट हुई है, तो जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। The next step is dehydration. Dehydration means there will be removal of water molecule. तो अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो जो एंजाइम यूज़ होगा दैट विल बी इनोलेज। वाटर मॉलिक्यूल में एक OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा एज वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी और ये जो हमारे पास अब मॉलिक्यूल बना है दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट।
And then comes the last step, that is again dephosphorylation. That means again 2 ADP will be converted into 2 ATP. जो phosphate molecule यहाँ लगा हुआ था, जो phosphate part यहाँ पर लगा हुआ था with at the second position, अब वो भी remove हो जाएगा और जो ADP है वो ATP में convert हो जाएगा and ultimately we will be left with pyruvate. This one is the end product of glycolysis, and the enzyme used here is again the pyruvate kinase because ATP is involved here. And this is the second ATP forming reaction. तो पे ऑफ फेस में हमारे पास दो डीफॉस्फोराइलेशन की रिएक्शंस थी और दोनों स्टेप्स में ATP बने. Now let's summarize this phase. अब फर्स्ट स्टेप जो था पे ऑफ फेस का, दैट वाज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मींस हियर देयर विल बी एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एंड ऑक्सीडेटिव क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. सो एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज डीहाइड्रोजनेज. जो फॉस्फेट ऐड हुआ है वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है. अब फॉस्फेट दो पोजीशंस पर है, फर्स्ट पर भी है और थर्ड पोजीशन पर भी है. सो इट बिकम्स 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट. देन सेकेंड स्टेप जहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन होगी, एक फॉस्फेट जो है वो उतर जाएगा. तो ये जो फॉस्फेट उतरेगा अगेन इट विल बी फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट उतर है वो यहाँ ADP पर ऐड हो रहा है, तो ADP कन्वर्ट हो रहा है इनटू ATP. Because ATP is involved here, enzyme used will be kinase. Then comes the third step. After the removal of a phosphate from first position, we are left with phosphate only at this third position. तो जो हमारे पास यहाँ पर बना है उसका नेम है 3-phosphoglycerate. नेक्स्ट स्टेप विल बी द रीअरेंजमेंट, जहाँ पर ये जो थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ फॉस्फेट है वो सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 2-phosphoglycerate. एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज म्यूटेज. Then the next step is dehydration, that is removal of water molecule. Enzyme involved will be enolase. Water molecule remove हो जाएगा. Water molecule के remove होने से यहाँ double bond establish हो जाएगी and now it is phosphoenol pyruvate. And then the last step, that is again dephosphorylation, जहाँ पर अब जो एक phosphate लगा हुआ था at second position, अब उसका भी removal हो जाएगा. Again ADP is converted into ATP और यहाँ पर phosphate के रिमूवल होने से डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गई एंड नाउ दिस एंड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड हियर, दिस इज कॉल्ड द पाइरुवेट. तो इस फेज में गेन क्या हुआ, 2 NADH का गेन हुआ, 2 ATP इस स्टेप में गेन हुए और 2 ATP इस स्टेप में. दैट मीन्स ओवरऑल 4 ATP जो है वो इस फेज में गेन हुए और 2 NADH गेन हुए. सो दिस इज़ द कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस है ये. यहाँ पर सभी स्टेप्स को दोनों प्रेपरेटरी फेज एज वेल एज पे ऑफ फेज के को फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा गया है और यहाँ हमें बिल्कुल दिख रहा है कि जो 6 कार्बन ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में. अब एट द एंड हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बचा है, 2 ATP. क्योंकि जो 4 ATP बने थे इन द पे ऑफ फेज उसमें से हम 2 ATP निकाल देते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो प्रेपरेटरी फेज था वहाँ पर 2 ATP को हमने यूटिलाइज भी किया था. तो हमारे पास एट द एंड 2 ATP ही बचते हैं प्लस 2 NADH जो यहाँ पे ऑफ फेज में बने थे और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे एंड प्रोडक्ट्स थे. अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की आगे भी ऑक्सीडेशन हो सकती है. जैसे कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है. फिर वहाँ से फिर से नए NADH और FADH2s निकलते हैं, वो जाकर एंटर कर जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में. तो अल्टीमेटली जो भी बनेगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करेगा और ये जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP synthesis. So this was all about glycolysis, and if you have any queries do write me in the comment section.